संदीप इस बार फिर वही रास्ते की हरियाली, पहाड़ और झरने देखते हुए अपनी कार में आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस बार की बात अलग थी, क्योंकि इस बार उसका परिवार उसके साथ चल रहा था। उसके परिवार में उसका एक 5 साल का बेटा शुभम और उसकी पत्नी सीमा भी उसके साथ थी। ये तीनों अपनी कार में रास्ते के नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी झरना देखते ही संदीप के बेटे शुभम ने संदीप को बोला, पापा हम ये झरना देखने वापस आएंगे ना? देखो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। संदीप ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ शुभम जरूर आएंगे बेटा, बट फिलहाल हमें अभी घर पहुंचना है। जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी से सामान लगा के वापस आएंगे। और मैं इस जगह को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा और घुमाऊंगा। देखना तुम्हें यहाँ बहुत मजा आने वाला है। पास में बैठी सीमा उन दोनों की बातें सुन रही थी। चलते चलते बातें करते करते उनका घर आ गया। संदीप की अभी अभी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी और उसे एक छोटा सा क्वार्टर रहने के लिए मिला था। संदीप को मिला हुआ एक छोटा सा क्वार्टर बहुत ज़्यादा सुंदर था, क्योंकि चारों तरफ हरियाली थी और वहाँ पर एक अजीब सी शांति थी और छोटे छोटे चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। बाहर का देखने में जो दृश्य था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर ये तीनों अपनी कार से उतरकर सामान लेकर अंदर जाने लग गए और अंदर जाते ही सामान रखने के बाद संदीप ने सीमा से कहा, सीमा तुम थोड़ा बहुत सामान तब तक लगाओ, मैं बाहर से कुछ खाने का देख के आता हूँ। तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी ना? तो सीमा ने हाँ बोला और शुभम ने कहा, पापा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो संदीप ने शुभम को बोला कि नहीं बेटा तुम मम्मी के साथ रुको, मैं बस अभी आता हूँ थोड़ी देर में। फिर इतना कह के संदीप अपने घर से बाहर निकला और वही छोटी छोटी पगडंडियों पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी स्पेसिफिक जगह पर जाना चाहता था, जैसे कि कोई पुरानी सी याद उसको अपनी तरफ वापस खींच रही थी। संदीप आगे बढ़ते बढ़ते एक मैदान के पास पहुंचा, जहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्हें तोड़ा गया है। मतलब खंडहर टाइप की बिल्डिंग वहां पर खड़ी थी और उन बिल्डिंग्स के पास में एक छोटा सा कमरा था, लेकिन वो कमरा बिल्कुल ही सही सलामत था। मतलब उसमें कोई कहीं पे भी किसी ने कुछ तोड़ा नहीं था। संदीप को ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ और संदीप वो सारी जगह इसलिए देख रहा था क्योंकि जब संदीप की सबसे पहले जॉब लगी थी और वो जब नया नया ट्रेनिंग करके आया था, तो सबसे पहले पोस्टिंग उसको इसी गांव में मिली थी और वो यहाँ पर कुछ टाइम तक रहकर अपनी ड्यूटी करता था। और संदीप शायद किसी इंसान को भी ढूंढ रहा था और अभी आज उसको वो इंसान नहीं मिला। खैर एक चक्कर मारता हुआ वो जाके अपनी ज़रूरतों का सामान और खाना लेकर अपने घर वापस गया। घर पे खाना वगैरह खाया और अपनी पत्नी और शुभम से बातचीत की और वो तीनों आराम से सो गए। अगली सुबह फिर संदीप अपने काम के सिलसिले में अपने ऑफिस निकल गया और जैसे कि उसने शुभम से वादा किया हुआ था कि वो शुभम को घुमाने लाएगा, तो 2-3 दिन के अंतर के बाद में वो शुभम को लेके उस झरने के साइड में गया और वहाँ पर शुभम को झरना और पहाड़ वगैरह दिखाने लगा। उसी बीच में सीमा ने कहा कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, हमें और भी जगह घूमनी चाहिए, ये कितना सुंदर लग रहा है और मुझे लगता है कि ये गाँव में और भी ऐसी जगह होंगी जो बहुत सुकून देती होंगी। तो संदीप ने कुछ उखड़े मिजाज में उसको बोला कि हाँ देखता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर चलेंगे घूमने, बट फिलहाल अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। तो सीमा ने संदीप को देखते हुए बोला कि आप मुझसे ऐसा हमेशा हर बार उखड़े मिजाज से क्यों बात करते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शादी के इतने साल बाद भी शायद आप मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। या तो कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे बताना चाहते थे या नहीं बता पाए, या कुछ है जो आपको मुझसे दूर करता है या मुझसे अलग करता है। अगर आप चाहे तो मुझे शेयर कर सकते हैं। तो संदीप ने बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करता, तो तुम इतना परेशान मत हो। मैं बस काम में फंसा हुआ हूँ, इसलिए अभी ऐसे कुछ घूमने की बात का प्रॉमिस नहीं कर सकता। खैर ये सब बातें हुई, वो तीनों वापस आए और संदीप फिर अपने रोज़ के काम में लग गया। लेकिन संदीप की इन सब जो दैनिक क्रियाएं थी उनमें एक चीज़ फिक्स थी कि वो रोज़ उस मैदान के जो खाली पड़े कमरे में ना जाया करता था। एक्चुअल में वो कमरा खाली नहीं पड़ा था, मतलब वहाँ पर वो किसी को देखने जाता था और कभी वहाँ पर ताला मिलता था, कभी वहाँ कोई बाहर नहीं दिखता था उसे। एक दिन की बात है जब संदीप फिर से वहाँ खाली पड़े मैदान वाले कमरे के साइड से गुजर रहा था और इस बार
वो जो उसकी निगाहें जिस इंसान को ढूंढती थी शायद वो उसे दिखाई पड़ गया, और वो थी संदीप की पहली गर्लफ्रेंड जिसका नाम सौम्या था। और सौम्या जो है वो अपने कमरे के गेट पर खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी का इंतजार कर रही है। और अब जब संदीप ने सौम्या को देख लिया तो संदीप की आंखों में एकदम चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो पुराना बीता हुआ टाइम था वो सब वापस आ गया था और सारी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। संदीप उसे देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो उससे बात करना चाहता था। संदीप ने जब उसे देखा तो उसने देखा कि सौम्या भी उसकी तरफ उसी निगाहों से देख रही थी जैसे वो सौम्या को देखकर खुश हो रहा था। अच्छा, अब संदीप ने थोड़ा आगे बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन सौम्या दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। अब संदीप को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन कोई बात नहीं, संदीप अपना रास्ता पूरा करके अपने घर वापस चला गया। संदीप रोज ही ऐसा करता था। अब कभी सौम्या उसको दरवाजे पर खड़ी दिखती, कभी वो बात करना चाहता। अब संदीप सौम्या को रोज देखने के लिए ही मैदान वाले कमरे के सामने से रोज गुजरता था कि वो उसको देखेगा और कुछ बात हो ना हो वो उसको देख तो लेगा कम से कम। और वो एक बात से हैरान ये भी था कि जब सौम्या उसके साथ थी तब तो वो बिल्कुल नहीं थी ऐसी। वो बहुत ज्यादा हंसमुख हुआ करती थी, बहुत हंसी मजाक करती थी, बहुत फन लविंग टाइप की लड़की थी। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी घमंडी हो गई और वो उससे बात तक करना नहीं चाहती। खैर, जो सौम्या की एक दोस्त थी उसका नाम ईशा था, तो उसकी बात कभी कभी संदीप से हो जाया करती थी। तो ईशा ने ही संदीप को बताया था कि सौम्या की शादी हो गई है और सौम्या अपने पति के साथ वहीं पर रहती है जहाँ वो पहले रहा करती थी। तो संदीप को लगता था शायद उसके पति को पसंद नहीं होगा बातचीत किसी और से करे वो, या इसलिए शायद मुझसे बात नहीं करना चाहती। खैर, देखने के लिए जाता था वो उसको और देख के चला आया करता था। और संदीप की लाइफ में सौम्या कुछ इस तरीके से आई थी ना कि संदीप बुला के भी उसको भूल नहीं पाया। बात ये थी, जब संदीप नया नया उस गांव में पोस्टिंग करके गया था ना, तो उस टाइम उसकी बिल्डिंग में मतलब वो रहता था सिर्फ, और ऑफिस से आता था, खाना बनाता था और सारे झाड़ू पोछा मतलब जो भी उसका डेली का काम होता है घर का वो सब खुद करता था। तो इस चक्कर में बहुत थक जाया करता था। तो पास में जो ये कमरा था इसमें माँ बाप रहते थे सौम्या के, और सौम्या की माँ ने संदीप को बोला कि संदीप बाबू, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं क्या अपनी बेटी को आपके यहाँ भेज दिया करूँ। मतलब वो छोटा मोटा आपका जो भी खाना वाना है वो सब बना देगी, घर के और काम कर देगी, और उसके बदले में आपको जो कुछ सही लगेगा आप वो पैसे हमें दे दिया करना। मतलब बेसिकली वो लोग थोड़े से मतलब करीब थे और उनको थोड़ा बहुत मतलब अर्निंग ऐसे ही आती थी उनकी, क्योंकि उनकी माँ जो थी सौम्या की वो भी ऐसे ही आसपास के घरों में जाके गांव में काम करती थी, तो वो लोग अपना ऐसे घर चलाते थे। तो संदीप को इस बात से कोई खास आपत्ति नहीं थी। संदीप ने हाँ कर दी कि हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप उसको भेज दो। और इवन ये तो मेरे लिए अच्छी बात होगी कि चलो मुझे मेरा काम मतलब ऑफिस का ही देखना पड़ेगा, घर का काम मतलब कोई संभाल लेगा तो सही है। और पैसे का कुछ इशू था नहीं, तो बस फिर अब ये डेली सौम्या आती थी, घर के सारे काम वगैरह करके चली जाती थी और खाना वगैरह बना के संदीप को खिला दिया करती थी। जो सौम्या थी ना वो संदीप की छोटी छोटी सारी बातों का ध्यान रखती थी और बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी उसका। और वो वहाँ पर अकेला था, घर से दूर था, और इतनी केयर देख के अपने लिए वो सौम्या के मन में बहुत खुश हो गया। और उसको पता नहीं कब से लेकिन उसको सौम्या पसंद आने लग गई थी। अब सौम्या एक गरीब परिवार की लड़की थी और संदीप एक अच्छी जगह पर नौकरी करता था। दोनों के बीच में थोड़ा फाइनेंशियल गैप था, लेकिन वो संदीप उस सब चीजों का इतना फर्क नहीं मानता था। अब संदीप ने सौम्या के मन में क्या चल रहा है ये इनडायरेक्टली जानना चाहा, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सौम्या से उसके मन की बात पूछ ले। तो उसने इनडायरेक्ट बातों में सौम्या से पूछना चाहा, लेकिन उसको कोई भी ना वैलिड आंसर नहीं मिला। उसको समझ नहीं आया था कि सौम्या के मन में क्या चल रहा है। खैर, दिन बीत रहे थे और संदीप के मन में ना उसके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। अब एक बार सौम्या को संदीप ने जो भी उसके मन में था बता दिया, और सौम्या ये बात जानकर बहुत खुश हुई, क्योंकि सौम्या भी संदीप को उतना ही पसंद करती थी जितना संदीप सौम्या को पसंद करता था। अब ये लोग मिलने लग गए, बातें करने लग गए, बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स होने लग गई। कम टाइम में ही बहुत ज्यादा इनको लगने लगा जैसे जन्मों से साथ होंगे। और सौम्या थी भी बहुत अच्छी, तो बहुत पसंद आती थी संदीप को उसकी हर एक बात। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर लोग मजाक करते थे। एक बार सौम्या और संदीप दोनों ऐसे एक झरना देखने के लिए गए हुए थे, और जब झरने के पास ये लोग खड़े थे तो संदीप ने मजाक में पूछा, तुम्हारा नाम सौम्या किसने रखा और सौम्या नाम क्यों रखा तुम्हारा? तो सौम्या ने मजाक में बोला कि हाँ, मेरा जन्म सोमवार को हुआ था तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सौम्या रख दिया। तो ऐसे ही वापस से संदीप ने मजाक किया, अच्छा तो मैं तो बुधवार को पैदा हुआ था तो मेरा नाम क्या होना चाहिए? तो सौम्या ने हंसते हुए बोला, तुम्हारा नाम बुद्धू होना चाहिए था।
और ये सब ऐसे हंसी मजाक की बातें चलती रहती और संदीप की लाइफ बन चुकी थी। संदीप को बस अब वही जिंदगी चाहिए थी सौम्या के साथ वाली। तो यही सब चीजें चलती थी और ऐसे ही मतलब इन लोगों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और इन सब चीज़ों के साथ ही साथ जो संदीप था उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया था, मतलब उसका ट्रांसफ़र होने वाला था उस गांव से दूसरी जगह पर। अब संदीप बहुत दुखी था और सौम्या भी बहुत दुखी थी, क्योंकि इतने टाइम से वो लोग साथ थे और इतना टाइम साथ में स्पेंड किया, जीने मरने के साथ में कस्में मतलब खाने लग गए थे और एकदम से ऐसे अलग होना पड़ा, तो बहुत दुखी थे दोनों लोग। लेकिन संदीप ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। तो सौम्या ने कहा ठीक है चलो, ये झरने की कसम खा के बोलो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो संदीप ने कहा हाँ, मैं इस झरने की कसम खाता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो सौम्या बोली अच्छा, तुम झरने की कसम इसलिए खा रहे हो क्योंकि झरना तो बहता रहता है, उसका पानी तो स्थिर होता नहीं है, तो तुम भी ऐसे ही हो गए है ना। तो संदीप ने कहा अच्छा तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। तो सौम्या ने कहा तुम इस पहाड़ की कसम खाओ, क्योंकि पहाड़ तो वही रहते हैं ना, सेम उसी जगह पे रहते हैं, तो तुम पहाड़ की कसम खाओ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो संदीप ने कहा चलो भाई, तुम्हारी बात रखने के लिए मैं पहाड़ की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और मैं पक्का वापस आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। सौम्या इस बात से बहुत खुश हो गई और उसको सांत्वना मिल गई कि हाँ चलो, ये जरूर वापस आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। और इन लोगों की स्टोरी जो थी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक गई और संदीप अपने काम के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। कुछ टाइम बीत गया, कुछ महीने बीत गए और उसी महीनों के बीच में संदीप के पास खबर आई कि सौम्या की शादी दूसरे शहर में हो गई है, लेकिन उसका पति और वो आकर उसी जो कमरा था उनके माँ बाप का वहीं पे रहते हैं। तो संदीप जब रास्ते में गुजरता था तो वही सारी पुरानी बातें याद करता था और सोचता रहता था कि मतलब ऐसा क्या हुआ होगा जो इसने मुझसे शादी ना करके इतनी कस्में वादे खाए थे तो इसने शादी किसी और से कर ली। फिर संदीप ने खुद को बोला अरे कस्में वादे तो मैंने खाए थे, उसका क्या था, वो तो चाहे जो करती, उसको तो मैंने कोई कसम भी नहीं दी थी, तो सही ना, उसने तो कोई कसम खाई नहीं थी, तो वो बंद ही नहीं थी, कर ली होगी शादी कहीं और, जहाँ बोला होगा घर वालों ने, नहीं बोला होगा कि हाँ मैं संदीप को चाहती हूँ या कुछ भी। दुखी मन से रोज जाता था वो मैदान के सामने, देख के आता था, कभी सौम्या होती थी कभी नहीं होती थी, लेकिन कभी भी सौम्या उससे बात नहीं करती थी। क्या ही कर सकता है, बस उसका अतीत उसे बार बार उसकी तरफ खींचता था और वो उसके मन में फीलिंग्स संदीप के मन में हमेशा से थी सौम्या के लिए और वही उसका पहला प्यार थी, तो वो कैसे भूल सकता था उसे। यही सारी चीजें चल रही थी। फिर एक दिन की बात है जब संदीप अपने बेटे शुभम को लेकर ऐसे ही मतलब जो मैदान का रास्ता था ना जहाँ पे वो कमरा बना था उस सामने से गुजर रहा था, तभी उसे एकदम से आवाज आई, बुद्धू तुम वापस आ गए ना। एकदम से उसने पीछे पलट कर देखा कि ये आवाज कहाँ से आई और इतनी पहचानी आवाज। ऑफकोर्स वो सौम्या की आवाज थी, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तो संदीप को लगा सौम्या तो इससे बात करती नहीं है, देखती है, रोज इग्नोर कर देती है, तो उसका मतलब कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही है। फिर तब तक देखा उसने कि उसका बेटा शुभम उससे हाथ छुड़ा के कहीं भाग गया था। अब वो ढूंढने लग गया चारों तरफ। अब मैदान में सिर्फ वही कमरे, मतलब जो कमरा था उसका, तो संदीप ऐसे ही बिल्डिंग वगैरह देखते हुए टूटी फूटी उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लग गया। और जैसे कमरे की तरफ आगे बढ़ने लग गया उसने अंदर जाके देखा तो शुभम अंदर ही बैठा हुआ था। और अंदर बैठा शुभम संदीप से बोला, पापा ये आंटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और देखो इन्होंने मुझे ये चॉकलेट्स भी दी हैं। तो संदीप थोड़ा सा मुस्कुराया सौम्या को देखकर और अपने बेटे को बाहर बुलाया कि आ जाओ बेटा, अब आंटी को परेशान नहीं करना, चलो घर चलते हैं। इतना कह के वो अपने घर ले आया शुभम को वापस। अब शुभम वापस आ गया, संदीप घर वापस आ गए। कुछ टाइम बाद एक दिन जो सीमा थी शाम को संदीप को बोलने लगी, संदीप शुभम कहीं नहीं दिख रहा, तुमने देखा है क्या। तो संदीप ने मतलब कहीं नहीं देखा था, उसको बहुत टाइम हो गया था। संदीप ने मना कर दिया, नहीं मैंने नहीं देखा। अब सीमा बोलने लगी कि शुभम बहुत देर से नहीं आया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। संदीप ने कहा रुको मैं चेक करके आता हूँ कहाँ गया है। अब संदीप सब जगह देखते देखते उसको आवाज देते देते उस कमरे के पास पहुंच गया। उस कमरे के पास गया और देखा कि शुभम अंदर बैठा हुआ था और ऐसे ही मतलब बोल रहा था कि देखो पापा आंटी मुझे इतना प्यार करती है, आंटी ने मुझे अभी गोद में बिठाया था और खाना भी खिलाया अपने हाथों से, ये सब चीजें। जैसे संदीप ने शुभम को देखा उसको बहुत शांति महसूस हुई। उसने शुभम को बोला, बेटा तुम घर जाओ, मम्मी तुम्हारा वेट कर रही है, बहुत देर हो गई है। शुभम ने बोला, हाँ पापा चलो मैं जाता हूँ, आप भी आ जाना जल्दी से। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। खैर अब सौम्या संदीप की तरफ आगे बढ़ती हुई आई और संदीप को बोलने लगी, अच्छा तो तुम आज लौट कर आ रहे हो। तो संदीप ने कहा कि हाँ तुमने मुझसे बात ही नहीं की।
और तुम मुझसे शायद बात करना नहीं चाहती थी। मुझे लगा तुम्हारा पति तुम्हें बात करने से मना करता होगा, मतलब किसी से भी या कुछ भी, और अब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा मैं घर क्यों तोड़ूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता था, बस देख के चला जाता था। तो उसने बोला अच्छा अच्छा। फिर सौम्य ने कहा कि अच्छा, और तुम्हारी पत्नी यहीं पे साथ में है ना? तो संदीप ने सर हाँ में हिलाया, बोला हाँ। और ये तुम, तो फिर सौम्य ने कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। तो संदीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया थैंक यू। तो फिर सौम्य कह रही है बिल्कुल तुम पर गया है, एकदम तुम्हारी तरह ही है, वैसी ही बातें करता है। तो संदीप ये सब सुनकर ना उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सौम्या को बोला कि तुमने क्यों किया ऐसा, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, और तुमने मुझसे कस्में खिलाई, सब कुछ किया, और जब मेरी बारी आई तो तुमने मेरा इंतजार तक नहीं किया और तुमने शादी कर ली। तुम्हें पता है मैं कितना टूट गया था उस टाइम पर। तो सौम्य ने कहा कि तुम्हें ये सब किसने बताया? तो फिर संदीप ने बोला अरे अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब मैंने ईशा से दोबारा पूछा था कि यहाँ पर देखो सौम्या रहती है, मुझसे बात तक नहीं करती, और शुरू में जब तुम्हारी शादी हुई थी तभी ईशा ने मुझे कॉल करके बताया था कि सौम्या की शादी हो गई है, अब तुम मत आना बात करने के लिए उसके माँ बाप से। तो मैं वापस फिर नहीं आया, मतलब तुम्हारी फैमिली वालों से बात करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी शादी उन्होंने ऑलरेडी कर दी थी और मैं बस उस टाइम बहुत टूट गया था। और ईशा पता नहीं मुझसे अब मिल रही थी तो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी और मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। उसने बस बोला कि हाँ यही रहती है सौम्या अपने पति के साथ और उसके चक्कर में ज़्यादा पड़ो मत, उसका पति बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सारी बातें की थी। लेकिन सौम्या तुमने जो भी किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया और तुमने एक टाइम पे मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, मतलब पूरी तरीके से। तो सौम्या ने हंसते हुए बोला अच्छा, और तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो? तो संदीप ने कहा विश्वास करते हो मतलब? तो सौम्या ने बोला हाँ तुम विश्वास कर गए ना उसकी बातों पर। तो उसने कहा विश्वास कर गए मतलब विश्वास नहीं करना था क्या? तो सौम्या ने कहा कि मैंने कभी शादी की ही नहीं थी। अब संदीप को समझ नहीं आया कि वो इतने सालों से जिस वहम में जी रहा था, मतलब उसको तो यही पता था कि सौम्या की शादी हो गई है और वो अपने पति के साथ रहती है और उसका पति बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सारी चीज़ें। तो सौम्या ने उसको बताया कि जिस टाइम तुम छोड़कर मुझे यहाँ से गए थे और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस आओगे और मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगोगे, उसके कुछ टाइम बाद जब तुमने मुझे आने को बोला था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपने माँ बाप को सब कुछ बता दूं और जब तुम आओगे तो वो हाँ कर देंगे डायरेक्टली और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। और जब मैंने अपने माँ बाप को ये सारी बातें बताई, मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरे पापा रोने लग गए और उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान भी किया, बहुत ज़्यादा डांटा और बहुत सारी बातें बोली और आनंद फानंद में ही दूसरे गांव के एक लड़के से मेरी शादी फिक्स कर दी। और उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, मतलब उन्होंने बस मना कर दिया कि शादी मतलब मेरी तुमसे नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो उनको समाज में लोग जीने नहीं देंगे और ये सारी बातें। और उन्होंने मेरी शादी करानी चाहिए दूसरे गाँव के एक लड़के से। अब ये बात तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपनी जान दे दी। और तब से मैं तुम्हारा वेट करती रही कि तुम कब आओगे वापस मुझे देखने के लिए, मुझे लेने के लिए, तुम कब आओगे अपना वादा पूरा करने के लिए, और तुम इतने सालों बाद लौट कर आए। अब समझ में आया था संदीप को कि सब कुछ हुआ क्या। मतलब जब ये बीच में गया था, फिर सौम्या ने अपने घर पे बात की, उसके घर वालों ने मना कर दिया और सारी बातें, मतलब सौम्या तो कोई कॉन्वर्सेशन उतना उससे था नहीं इतना अच्छे से, क्योंकि गरीब थे वो लोग, और इसलिए ईशा ने कॉल करके संदीप को बोल दिया कि जो ये सौम्या है इसकी शादी हो गई है। संदीप को बहुत पछतावा हो इस बात पे कि उसने उस बात को मान लिया और वो वापस इतने साल बाद आया इस गांव में, लेकिन अब जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था। और ये सब सोचकर संदीप वहाँ आंखों में आंसू भर के बहुत तेज तेज से रोने लगा। और सौम्या ने संदीप को समझाते हुए बोला संदीप तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुमने हमेशा अपने एंड से अच्छा कोशिश की करने की, लेकिन जो होना था वो हो चुका है, अब उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, क्या तुम एक काम कर सकते हो? तो संदीप ने बोला हाँ। तो सौम्या ने एक इशारा किया, मतलब एक बक्से के साइड की तरफ, कि वहाँ पर मेरी कुछ हड्डियाँ पड़ी हैं, इनको ले जाओ। और पहले मैं चाहती थी कि मेरा अंतिम संस्कार जो हो वो तुम्हारे हाथों से हो, लेकिन अब तुम्हारा बेटा है तो मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी पत्नी को एतराज़ ना हो तो मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारा बेटा करे, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। और इस बात को मना तो संदीप किसी भी कीमत पर कर नहीं सकता था, लेकिन उसको अपनी पत्नी से ये बात पूछनी थी क्योंकि बेटा तो उन दोनों ही का था ना। तो इसीलिए फिर संदीप ने आंखों में आंसू भरकर सौम्या को गले लगाना चाहा, लेकिन सौम्या वहाँ से गायब हो गई और वो कमरा एकदम खाली खाली सा लगने लगा।
अब संदीप बिल्कुल बेसुध कंडीशन में अपने घर आया, बुरी तरह से रोकर, और उसको लगा था उसका संसार बिखर गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि अब तक उसको लगता था कि सौम्या जिंदा है, तो फिर भी वो एक उम्मीद से जी रहा था कि चलो वो जहाँ भी होगी, जैसी भी होगी, खुश होगी। लेकिन अब तो उसको सब कुछ पता चल गया था कि उसकी वजह से उसकी सौम्या अब इस दुनिया में नहीं रही, और ये सब सोचकर वो बहुत दुखी था। खैर, अब वो अपने घर पर आया। उसने सीमा को पूछा कि सीमा, क्या मैं तुमसे एक बात के लिए इजाज़त मांग सकता हूँ? तो सीमा ने बोला कि हाँ, बताओ क्या बात है। फिर संदीप ने पूरी कहानी सीमा को सुनाई और सीमा भी संदीप के साथ रोने लग गई। तो सीमा ने कहा, मुझे शुरू से कुछ ऐसा लगता था कि आप शायद किसी और को पसंद करते थे या कुछ भी था, लेकिन मुझे इतना सब कुछ था ये नहीं पता था। और पक्का सौम्या दीदी बहुत अच्छी लड़की रही होंगी, क्योंकि आप जैसा मतलब कोई इंसान इतना अच्छा, इतना यूनिक इंसान किसी को पसंद करता है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा रहा होगा। और अब सीमा के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ था नहीं, क्योंकि एक मतलब ट्रू लव वाला था ना, उसने वो सीन अभी विटनेस किया था अपनी आंखों के सामने। तो इस चीज़ के लिए सीमा ने हाँ कर दी। तो फिर सौम्या का अंतिम संस्कार अपने बेटे के हाथों से कराने के लिए सीमा ने हाँ कर दी, और फिर सौम्या का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ में किया गया। और उस दिन के बाद से वो कमरा हमेशा के लिए खाली हो गया, और अब वहाँ पर किसी को कोई नहीं दिखता था, और ना ही कोई जाता आता था उधर से, ना ही कोई, जैसे वो कमरा दिखता था ना कि उसमें कोई है, रहता है, लाइट जलती थी, अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी। मतलब कहीं ना कहीं सौम्या की आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन अब संदीप को लगता था कि वो कमरा भूतिया है, क्योंकि अब उसकी सौम्या वहाँ पर नहीं थी और वो एकदम खंडहर मात्र बन के रह गया था।